नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश में एक बार फिर जजों की नियुक्ति के लिए तय कॉलेजियम सिस्टम पर बहस शुरू हो गई है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि जजों की नियुक्ति को लेकर संविधान में स्पष्ट प्रावधान है और इसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करेंगे। इसका मतलब यह है कि कानून मंत्रालय भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके जजों की नियुक्ति करेगा। किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के लोग कॉलेजियम सिस्टम से खुश नहीं हैं और अगर हम संविधान की भावना से चलते हैं तो जजों की नियुक्ति सरकार का काम है। भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं भी ये प्रथा नहीं है कि न्यायाधीश खुद न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हों। अहमदाबाद में कार्यक्रम में कानून मंत्री ने कहा कि उन्होंने ये महसूस किया है कि जज आधा समय नियुक्तियों की पेचीदगियों में ही व्यस्त रहते हैं। इस वजह से न्याय देने की उनकी जो मुख्य जिम्मेदारी है उस पर असर पड़ता है। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि 1993 तक भारत में सभी जजों की नियुक्ति कानून मंत्रालय द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके की जाती थी। तब हमारे पास प्रतिष्ठित न्यायाधीश थे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि न्यायाधीशों के चयन के लिए परामर्श की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उन्हें ऐसा कहते हुए खेद है कि इससे ग्रुपिज्म विकसित होता है। नेताओं के बीच की राजनीति तो लोग देख सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका के अंदर चल रही राजनीति को नहीं जानते। कानून मंत्री ने यह भी कहा कि एक न्यायाधीश आलोचना से तभी ऊपर होगा अगर वो दूसरे न्यायाधीश के चयन में शामिल ना रहे, लेकिन अगर वो प्रशासनिक कार्यों में शामिल है तो वो आलोचना से ऊपर नहीं है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू इससे पहले भी कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठा चुके हैं। पिछले महीने उन्होंने उदयपुर में कहा था कि कॉलेजियम प्रणाली पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। कॉलेजियम सिस्टम वो प्रणाली है जिससे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और देश के हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है, साथ ही ट्रांसफर किए जाते हैं। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे आखिर कैसी होनी चाहिए जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया, क्या है वर्तमान व्यवस्था यानी कॉलेजियम सिस्टम, क्यों इसमें सुधार की लगातार उठती रही है मांग और क्या है इस सुधार की दिशा में बड़ी चुनौतियां। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ कार्यक्रम में 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं पटना उच्च न्यायालय में। आपका बहुत बहुत स्वागत है जस्टिस अंसारी, शुक्रिया मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ सुरेश चंद्रा स्टूडियो में मौजूद हैं, पूर्व विधि सचिव हैं भारत सरकार में। सुरेश चंद्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसके अलावा संदीप महापात्रा मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। संदीप महापात्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जस्टिस अंसारी, शुरुआत आपके जरिए मैं करूंगी और आपके जरिए समझेंगे कि देश में कैसे होती है जजों की नियुक्ति, क्या है जजों की नियुक्ति के लिए बनाई गई कॉलेजियम प्रणाली, इसको थोड़ा मोटे तौर पर आप बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सिलेक्शन करने के लिए 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। हाई कोर्ट के जजेस का सिलेक्शन करने के लिए 3 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। इसी तरह हाई कोर्ट के लेवल पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 मेंबर जो हैं जजेस, वो होते हैं मेंबर। अब ये है कि जहाँ तक हमारे लॉ मिनिस्टर का सवाल है, उन्होंने जो बात उठाई है, क्या होगा नहीं होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये सारी बातें जो है ये जब कॉन्स्टिट्यूशन में चैलेंज किया गया था इस कॉलेजियम सिस्टम को, तो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसको पूरी तरह से डिस्कस किया। 5 जजों का था, काफ़ी बड़ी हियरिंग रही। जो गवर्नमेंट कहना चाहती थी वो भी वही है जो आज जो चीज़ भी बोल रहे हैं। उसके बाद कोर्ट ने यही बोला कि नहीं, ये कॉलेजियम सिस्टम ही रहेगा और यही जो है कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आता है जो सिस्टम। तो इस कानून के प्रणाली की एगेंस्ट में तो हम लोग नहीं बोल सकते जब तक कि जजमेंट चेंज ना हो, और उसको चुनौती देने का काम तो सरकार का है। अगर सरकार चाहेगी और सुप्रीम कोर्ट एग्री करता है तो दोबारा सुनवाई हो जाएगी। लेकिन आज जो है वो कानूनी पोजीशन यही है कि कॉलेजियम सिस्टम है और रहेगा, उसका चेंज का कोई सवाल नहीं पैदा होता। ठीक है सुरेश चंद्र जी, आपने सुना जस्टिस अंसारी को, उन्होंने कहा कॉलेजियम सिस्टम है और रहेगा। पहले आप थोड़ा बताइए कि पहले क्या व्यवस्था थी, कैसे होती थी नियुक्तियां, कैसे कॉलेजियम सिस्टम देश में इवॉल्व हुआ, क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों इस पर फिलहाल लगातार चर्चा की मांग हो रही है, सवाल उठ रहे हैं।
खुद जजों के जरिए जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर पर सवाल कहीं और से नहीं, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने हाल ही में उठाया और कहा कि इसमें विविधता यानी डाइवर्सिटी लाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है और तमाम और पहलू थे जिन पर उन्होंने बात की। आप बताइए बड़े कंसर्न के पहलू क्या हैं इस सिस्टम को लेकर? देखिए, पहला ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसके अंदर बहुत सारे पेंडेंसी है। 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। फिर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द जजमेंट्स डिलीवरी सिस्टम पर भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। फिर आता है कि स्ट्रेंथ कम है। फिर आता है करप्शन और दूसरा इशू है ट्रांसपेरेंसी अकाउंट। जो ट्रांसपेरेंसी जो कानून मंत्री जी ने कहा है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो भी राजनीति चलती है वो दिखाई देती है, ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन इस सिस्टम में जो अपॉइंटमेंट होता है, जो कॉलेजियम का सिस्टम है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो इसमें अगर आप देखें तो हमने जो फॉलो किया है वो ब्रिटिश लॉ को फॉलो किया है। वहाँ पे लॉर्ड चांसलर होते हैं और वो लीडर ऑफ द डिवॉल्व्ड गवर्नमेंट के लीडर से डिस्कशन करते हैं। उसके बाद क्राउन अपॉइंटमेंट करता है जजेस का और उसमें प्राइम मिनिस्टर को भी कंसल्ट करते हैं लॉर्ड चांसलर। तो जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी वहाँ पर है, कमीशन है, वो एक तरह का दोनों जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का लेकर के साथ चलते हैं। ये व्यवस्था 1993 से पहले, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से पहले यही व्यवस्था थी कि नॉर्मली जो रिकमेंडेशंस होती थी आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिकमेंडेशन करते थे उसको सरकार नॉर्मली अपॉइंट करती थी, लेकिन उसके पास ये अधिकार था कि वो उसको माने या नहीं माने। लेकिन पहली बार देखिए जो कॉलेजियम सिस्टम है ये तो आया 1977 में। एक जजमेंट था जिसमें ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस SC सेठ, उसके अंदर ये जजमेंट उन्होंने कहा कि अगर ट्रांसफ़र वाले केसेस में अनब्रिडल्ड अनफेटर्ड पावर्स अगर एग्जीक्यूटिव को दे दी जाए तो चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रहेगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। SP गुप्ता में जो फर्स्ट जजेस केस है जिसमें एक जजेस थे पटना हाई कोर्ट से चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हुआ था, वो चैलेंज हुआ था। और उसके अंदर एक लॉ मिनिस्टर का लेटर था जिसमें था कि 1/3 ऑफ द जजेस शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर हाई कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मानते हुए कि एग्जीक्यूटिव का से और एग्जीक्यूटिव की जो प्राइमेसी है वो होनी चाहिए, वो उन्होंने मानी। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंसल्टेशन वर्ड यूज हुआ है, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन दिया कि ये कंसल्टेशन मींस कंसेंट। तो एग्जीक्यूटिव की जो पावर थी वो उन्होंने लिमिटेड कर दी 1993 के बाद। उसके बाद फिर ये कॉलेजियम का भी थोड़ा इनलार्जमेंट हुआ 1998 में, 2 जजेस से 4 जजेस का हुआ। तो ये हमारी प्रोसेस रही है। और जैसे कि अंसारी साहब ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्टक डाउन कर दिया, तो यस, बट ये जो डिबेट है वो डिबेट इसलिए आती है क्योंकि देयर इज़ लॉट ऑफ पेंडेंसी, देयर इज़ कई बार बहुत सारा समय जजेस का एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में चला जाता है। शायद ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये हर बार ये डिस्कशन में आ जाता है। ठीक है संदीप महापात्रा जी, आपको अब शामिल करना चाहूँगी चर्चा में। आपकी नज़र में अगर मैं कॉलेजियम व्यवस्था की बात करूँ
तो इसकी क्या कुछ कमजोरियां हैं, क्या समस्याएं हैं, या आपको लगता है कि यही व्यवस्था ठीक है? जैसे अभी जस्टिस अंसारी ने भी कहा ये कॉलेजियम व्यवस्था है और ये रहेगी, आपकी राय क्या है? और दूसरी बात, जिस तरह से कानून मंत्री ने कहा कि देश के लोग इस सिस्टम से खुश नहीं हैं, इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में मेरे पूर्व के जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने विस्तार से बताया है। तो सबसे एक बहुत बड़ा सवाल या प्रश्न कॉलेजियम सिस्टम को लेके बार-बार, और अभी कोई विषय नहीं है, ये पिछले 20, 25, 30 सालों से या उससे पहले से भी ये चली आ रही है कि उसमें किस तरह से सिलेक्शन होता है। उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है और ये पता नहीं चलता है कि किस तरह के लोगों के नाम वहाँ पे जा रहे हैं और किस तरह क्या पैरामीटर्स हैं एक हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करने के लिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए। तो उसमें कई बार ये प्रश्न आता है कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो जजेस वहाँ पे बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उनके ही चेंबर के कोई जूनियर है उसको प्रमोट कर रहे हैं। ये जब मैं कह रहा हूँ उसका ये अर्थ नहीं होना चाहिए कि जिसका नाम जा रहा है वो सक्षम नहीं है, परंतु जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता की कमी ऐसा लोगों को लगता है। और इसका एक कारण ये भी है कि जब हम भारत के संविधान पढ़ते हैं और भारत के संविधान के बारे में जब हमको बताया जाता है उसमें ये कहा जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है और जुडिशियरी है, ये भारत के संविधान या भारत की जो गणतंत्र की परंपरा है इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। और मुख्य स्तंभ होने के नाते लोगों की अपेक्षा रहती है, भारत की जो नागरिक हैं जिन्होंने अपने आप को ये संविधान दिया, उनकी अपेक्षा रहती है कि ये जो तीनों अंग हैं अलग अलग, इनकी जो काम करने की तरीका है उसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। और उसमें एक विषय आता है कि जहां तक लेजिस्लेचर के सवाल है, अगर कोई एक सरकार आती है वो ठीक से काम नहीं करती है तो अगली बार वो सरकार नहीं आएगी, उस पार्टी की सरकार नहीं आएगी। एग्जीक्यूटिव ने अगर कुछ काम नहीं किया तो उसके भी कुछ परिणाम हो सकते हैं, उस परिणाम उस ऑफिसर के लिए। परंतु लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि जो जुडिशियरी में होते हैं और जो संवैधानिक पद में आसीन होते हैं, तो चाहे हाई कोर्ट के जजेस होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं, उनके कामकाज क्या संविधान संगत जो पारदर्शिता की बात हम कर रहे हैं वो है या नहीं, ये तो पहला समस्या है। दूसरी समस्या, जहां तक ये सिस्टम किस तरह से बदला जाए या फिर उसमें कुछ बदलाव आना चाहिए क्या, तो एनडीए सरकार ने जब 2014 में एनजेएसी बिल पारित करके, और हमें ये याद रखना पड़ेगा कि वो ऐसा एक बिल था जो कि भारत के 2/3 राज्यों ने या आधे राज्यों ने उसको पारित किया था। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से उस बिल को पारित करके उसको एक लेजिस्लेशन का, एक एक्ट का दर्जा दिया गया था और उसको फिर तुरंत बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 का जो निर्णय दिया उसमें जस्टिस चलमेश्वर ने जो बातें रखी है आज भी इस समय में भी काफी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि उस समय सुप्रीम कोर्ट के पास एक अवसर था कि जो एक्ट पारित हुआ है उसको निरस्त ना करते हुए, जैसे एक अंग्रेजी में शब्द है रीडिंग डाउन, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान करते कि जो प्रावधान लगता है जुडिशरी को कोई न्याय संगत नहीं है या फिर संविधान संगत नहीं है, उसको अलग करके रखना चाहिए था और बाकी जो एक्ट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उपाय सोचने चाहिए थे। मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उस सरकार को, और सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ था कि एक एमओपी, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के बारे में बात होगी, लेकिन आज उस जजमेंट को लगभग 7 वर्ष हो गए हैं। उस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के बारे में किसी को पता नहीं है, मुझे जहाँ तक ध्यान है। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है कि इस बारे में और चर्चा, एनजेएसी में अगर कुछ असंगति थी उसको किस तरह से दूर किया जाए, और वर्तमान के जो कॉलेजियम सिस्टम है, अगर जहाँ तक जस्टिस अंसारी ने कहा कि ये उचित बात है, जब तक ये न्याय व्यवस्था जो ये व्यवस्था है कॉलेजियम सिस्टम रहेगी, परंतु उसके बारे में हमें चर्चा करना चाहिए कि पिछले 70 वर्षों में जो सुप्रीम कोर्ट का जो कामकाज का रहा है, और खास करके 1993 के बाद जिस तरह से जुडिशियल अपॉइंटमेंट हुआ है हायर जुडिशरीज में, उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको लेके हमारे पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं और लिटरेचर भी अवेलेबल है, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें लोगों को, जो भारत की जनता है, भारत की जो नागरिक है, उसको भी लगे कि जो न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, उनके जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसमें भी हमारी कुछ भागीदारी है। बिल्कुल। जैसे अंसारी, जाहिर तौर पर सबसे बड़ा सवाल ट्रांसपेरेंसी को लेकर है, पेंडेंसी को लेकर है, और जिस तरह से अभी दोनों ही और गेस्ट ने, सुरेश चंद्रा जी ने और साथ ही महापात्रा जी ने बात रखी है, तमाम ऐसे अहम पहलू उठाए हैं जिन पर चर्चा की जाहिर तौर पर ज़रूरत है।
ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कॉलेजियम सिस्टम में ही किसी और तरह का सुधार हो? क्योंकि हमने देखा जब एक्ट बनाने की बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया। आपकी नज़र में क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जिसको हम इस दिशा में सुधार के तौर पर लें? जस्टिन अंसारी, ये सवाल आपके लिए है। अच्छा, मैं समझा नहीं इस सवाल उससे। नहीं, असल में ऐसा है, देखिए, ये जो कंट्रोवर्सी चल रहा है ये इसलिए चल रहा है विवाद कि जो है क्या नाम उसका पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में प्राइमेसी किसको रहेगा, मतलब किसका हक रहेगा कि मैं जो बोलूँ उसको माना जाए। वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कंसल्टेशन है, इन जुडिशरी ने ये कहते हुए कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है उसमें जुडिशरी का से रहेगा और फाइनल से रहेगा। उन्होंने बोला कि प्राइमेसी ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम जो है वो फॉलो करना होगा, मतलब जो अल्टीमेटली कॉलेजियम बोलता है वो मानना पड़ेगा। अगर हम इस प्रिंसिपल और या इसको मानेंगे अगर, तो उस लिहाज से जो है फिर जो कॉलेजियम है उसी के हिसाब से चलेगा। लेकिन ये भी सही है जो हमारे लोगों ने बोला या लॉ मिनिस्टर ने बोला कि जो है क्या नाम उसका इसमें जो है कुछ विवाद है, कुछ कंट्रोवर्सी है और ओपेक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये बातें भी सही है, लेकिन इससे मैं नहीं समझता कि सिर्फ अगर पेंडेंसी नहीं होता तो ये सवाल नहीं उठता, ऐसा नहीं है। पेंडेंसी नहीं भी होता तो भी ये सवाल उठते, क्योंकि ये है कि किसके पास होना चाहिए पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट के पास या जुडिशरी के पास। जुडिशरी का ऐसा है कि उसको ये समझ में आता है कि भाई एग्जीक्यूटिव के पास में नहीं होगा, नहीं तो उसमें करप्शन के चांसेस है, उसमें जो है गवर्नमेंट सरकार जो है वो अपने हिसाब का जो है वो लोगों को लेके आएगी और जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अपने जजेस से फिलअप कर दिया जाएगा। वो आज नहीं है क्या? ये भी सोचने की बात है कि सारे जो है वो जजेस जो है वो इतने इंडिपेंडेंट हैं कि सरकार के कोई बात नहीं सुनेंगे। ये सरकार जो है ये इसका फैसला जो है जनता करती है और जनता ही करेगी कि किस टाइप के जजेस हैं। लेकिन प्रिंसिपल यही रहेगा कि जो है क्या नाम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के मुताबिक फैसला हो। अगर उसके मुताबिक फैसला होता है तो किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1993 से पहले जो अपॉइंटमेंट हुए उनमें कॉलेजियम सिस्टम नहीं था, लेकिन इसका मतलब नहीं वो सारे अपॉइंटमेंट बड़े ज़बरदस्त थे, ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट हुए जिसमें ये कॉलेजियम सिस्टम जो है वो नहीं होने के बावजूद वो सही नहीं था। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है इसका ये बात ज़रूरी है। जैसे हमारे महापात्रा साहब ने बोला कि एक बार डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, डिस्कशन तो हो ही सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला ना बदले, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सुधार ना आए, तब तक तो जो फैसला हो चुका है उसी फैसले के मुताबिक चलेगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। सुरेश चंद्र जी, आपने बातें कही और खास तौर से यही बात है कि अथॉरिटी किसके पास हो, जो अपॉइंटमेंट की पावर हो वो किसके पास हो। ये जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल रहा है, जो मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि जब हम तीनों कार्यपालिका न्यायपालिका की बात करते हैं तो ये एक मोटे तौर पर एक बड़ा बिंदु रहा है। इसे लेकर जब भी मंथन चला है, मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी, इसे लेकर जब भी मंथन चला है तो किस तरह की बातें सामने आई हैं, और ख़ास तौर से जब हम कानून के ज़रिए, जब हम संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निरस्त किया गया था, उसमें किस तरह की चर्चा थी और किस तरह की राय, मैं कहूँ, संसद से निकल के आई थी? देखिए प्रीति जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारा जो पूरा सिस्टम है ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हम मध्यम मार्ग फॉलो करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने बीच का एक रास्ता चुना है जिसे हम सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी कहते हैं। और
एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। पीपल्स जो हमारे लोग हैं उनकी इच्छाएं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू माध्यम से प्रकट होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, न कि कोई भी विंग। और एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल और है जो है चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ ऑल द 3 ऑर्गन्स। अब इशू आता है कि प्राइमेसी किसकी होनी चाहिए। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स हुई थी उस समय भी ये इशू डिस्कस हुआ था। टी कृष्णमाचार्य ने ये कहा था कि प्राइमेसी शुड बी गिवन टू दी जुडिशरी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। उस समय B.R. अम्बेडकर साहब ने ये कहा था कि वी शुड नॉट क्रिएट एन इम्पीरियम इन इम्पीरियो by giving primacy to appointment of this. That's why they came out, जो उनका कंसेप्ट आया वो था कि इस तरह का दिया कि उनको कंसल्ट करें और ये दें। और कंसल्टेशन वर्ड एक ही जगह यूज़ नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कंसल्टेशन वर्ड कई जगह यूज़ हुआ है, लेकिन इस कंसल्टेशन का मीनिंग सुप्रीम कोर्ट ने SCRA वाले जजमेंट में 93 में ये कहा कि इट इज़ बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। अब क्योंकि ये बाइंडिंग हो गया है, इट मीन्स वट एवर इज जो भी सजेस्ट किया जाता है उस पर डिफर नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट इट। जबकि अगर पूरी हम व्यवस्था को देखें तो हमारे यहाँ सुप्रीमेसी होती है लोगों की, और लोगों की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्लियामेंट में जो बैठते हैं या जो सरकार चलाते हैं उनका कहीं पर भी से नहीं होता है। तो होता ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो हैं कि जो आंसरेबल हैं लोगों को, या जिम्मेदार वो लोग हैं जो आंसरेबल उनको तो है नहीं, दे आर आंसरेबल होते हैं पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट उन्हें इम्पीच करे या दूसरे जो सिस्टम आए। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट इशू है। बट फिर भी क्योंकि हम फॉलो करते हैं कि थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, तो जब ये NJAC बनाया गया था उसके अंदर पूरा समावेश किया गया था कि 3 मेंबर जजेस, 3 जजेस होंगे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 3 नॉन जुडिशियल मेंबर्स होंगे। तो किसी का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस नहीं था। और मोस्टली हम भी जाते हैं कई बार, जो अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स मेंबर्स होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कमीशंस में, जिसमें इन कंसल्टेशन चीफ जस्टिस या एक कमेटी हेडेड बाय द चीफ जस्टिस और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस। तो एग्जीक्यूटिव्स वहाँ जाते हैं, नंबर में 4 या 5 होते हैं, लेकिन नॉर्मली होता यह है कि जिसको चीफ जस्टिस कह देते हैं नॉर्मली वही अपॉइंट होता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस होना जरूरी है, और इसीलिए ये डिबेट है। ठीक है, ठीक है। महापात्रा जी, आपको क्या लग रहा है कि NJAC जहां पर मैं कहूं कि जिन बिंदुओं पर कानून को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने माना था, क्या उन पर विचार के बाद एक बार फिर से विधेयक को लाया जाना चाहिए? बाकी बड़े लोकतांत्रिक मुल्कों की बात करें, क्या वहां से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो लिए जा सकते हैं? निश्चित तौर पे NJAC हो या फिर और कोई इस तरह के कानून के बारे में निश्चित तौर पे चर्चा शुरू करना चाहिए। ये एक विडंबना देखिए कि विषय जब भी हायर जुडिशरी की आती है भारत में, हमेशा कॉलेजियम के बारे में, कॉलेजियम की कमियां के बारे में हम लोग जरूर चर्चा करते हैं, परंतु उसके सुधार के लिए क्या पदक्षेप लिया जाए, क्या किया जाए, उसके बारे में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम चर्चा है। क्योंकि NJAC ने एक प्रावधान उसमें बनाया था और सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि अगर NJAC के जो प्रावधान, जो कमेटी की बात कर रहे हैं, उसमें एग्जीक्यूटिव का ज्यादा रोल रहेगा, और उस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। उसके बाद एक डिबेट भी चला था, और आजकल भी कहीं ना कहीं आप लेखों में और इस तरह के हमारे जो डिस्कशन है उसमें देखते होंगे कि क्या एक उचित पदक्षेप था, क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव की लगता है कि वहाँ पे प्राइमेसी रहेगी, उसको किसी तरह से उसको एड्रेस किया जा सकता था।
क्योंकि एक बार एक इस तरह के कानून आता है और उसको निरस्त करने के बाद फिर से कोई एक सरकार, कोई भी सरकार हो, इस तरह के कानून लाने के लिए 10 बार सोचेगी। और मुझे लगता है कि ये सोचने का ही प्रक्रिया है, जिसके कारण माननीय लॉ मिनिस्टर ने इसके बारे में अपना वक्तव्य रखा है। और मुझे ये भी लगता है कि जो एनजेसी के तहत जिस तरह के रिफॉर्म्स लाने की बात किया गया था, वो ऐसा नहीं है कि ये सरकार ने किया था, इसके पहले भी जो सरकारें थी उन्होंने भी रिफॉर्म्स किस तरह से अपॉइंटमेंट में हो उसके बारे में बात किया था। समय ये आ गया है कि एक निष्पक्ष होके, आप भले ही सरकार में हो ना हो, आप विपक्ष में हो, निष्पक्ष होके और एक खुले मन से इसके बारे में डिबेट होना चाहिए कि क्या क्या प्रावधान होना चाहिए। इस सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर अपॉइंट कर रहे हैं, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, निश्चित तौर से चूंकि वो उसके कामकाज को जानते हैं तो उनका तो रहेगा ही उसमें से, परंतु साथ ही साथ भारत के जो 140 करोड़ आम जनता है, जो नागरिक है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव, उनका भी उसमें कुछ रोल होना चाहिए या नहीं चाहिए, एक सबसे बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल, क्योंकि समय आ गया जब हम 75 साल अपने भारत की आजादी की मना रहे हैं और अमृत काल में हम लोग जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा मौका है कि इस विषय में पूरी तरह से एक डिबेट हो सारे पक्ष को लेके। ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट की प्राइमेसी रहे या जुडिशरी की प्राइमेसी रहे, प्राइमेसी संविधान की रहे, प्राइमेसी भारत के 140 करोड़ जनता है, जो नागरिक है, उनकी रहे। और अगर ये हमको ध्यान आता है और ये हम इसके बारे में अगर हम क्लियर रहते हैं और स्पष्ट रहते हैं, तो मुझे लगता है कि जो जजेस अपॉइंटमेंट उसमें भी कोई कमियां इस तरह से रहेगी। बिल्कुल। इसी के साथ समय यही पूरा हो गया। संदीप महापात्रा आपका, जस्टिस अंसारी आपका और सुरेश चंद्रा जी, आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कॉलेजियन सिस्टम में जाहिर तौर पर कुछ समस्याएं हैं और इसी वजह से इसमें सुधार की मांग तेज हो रही है। कॉलेजियम सिस्टम पर चर्चाओं से इसके संकट और इसकी खामियां उजागर हो रही हैं। जजों की नियुक्ति की व्यवस्था में जो बदलाव है, एक तरह से वो समय की मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन बिंदुओं पर जो इससे जुड़ा एनजेसी कानून है उसे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ माना, उसमें संशोधन करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन विधेयक नए सिरे से संसद में पेश करना चाहिए। नियुक्ति की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें न्यायपालिका और सरकार और संसद तीनों की भूमिका हो और कहीं ना कहीं जिस तरह से बात हुई है कि हर समुदाय का प्रतिनिधित्व उसमें होता हो। व्यवस्था में चेक और बैलेंस हो, यानी असंतुलन और मनमानी रोकने की क्षमता इस सिस्टम में जरूर होनी चाहिए। जाहिर तौर पर ऐसे ही किसी रास्ते की तरफ देश को इस समय आगे बढ़ने की जरूरत साफ दिखाई दे रही है। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।